नमस्कार, न्यूज फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। और आज वो दिन है जिसका हम सबको और आप सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, हमारा जो पहला कदम है डिजिटल मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ, वो आज प्रारंभ हो चुका है। हमने वो पहला कदम रख दिया है। ANR न्यूज फॉर यू प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ आज हो चुका है और इस शुभारंभ के अवसर पर अपने साथ है क्षेत्र की नहीं पूरे देश की जानी मानी हस्ती, जिन पे हमें गर्व होता है, जो हमारी रक्षा के लिए दिन रात तैनात रहते हैं। हम सुकून से सो सकें इसके लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, रातों की नींद हराम करते हैं। इस सर्दी के कड़कड़ाते मौसम में जो बर्फ के अंदर खड़े होके हमारे लिए लड़ते हैं और अपने स्वास्थ्य, परिवार और अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुख सुविधाओं के लिए वो अपना बलिदान देने के लिए तैयार रखते हैं। ऐसे ही सैनिक, भारतीय सेना के जवान मेजर पवन कुमार जी, जो कि शौर्य चक्र से सम्मानित है, वो आज हमारे साथ है। स्वागत है मेजर साहब आपका, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर साहब, जनता है हमारी और रूबरू आज हम आपको करवा रहे हैं उनसे इस क्षेत्र के अंदर। तो देखिए, एक सैनिक का जीवन जो होता है वो एक बहुत ही कष्ट में निकलता है, बहुत संघर्ष उसे करने पड़ते हैं और उसके बाद में बहुत से लोग ये कह देते हैं कि आखिर सैनिक करता क्या। आज मैं उसी चीज को जानना चाहूंगा आपके द्वारा कि जब आप सेना के अंदर होते हैं, कैसे आप सेना के अंदर पहुंचते हैं, क्या आपकी भावनाएं रहती है, कितना संघर्ष आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इतनी छोटी सी अपना जो एक जर्नी स्टार्ट की थी डिजिटल मीडिया से, और आज आप इस मुकाम पे हैं कि आप ANR न्यूज़ जो अपना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आए हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की आपकी कामनाएं करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अंतर्राष्ट्रीय पटल तक जाएं, सिद्धमुख में ही सीमित ना रहें और हर एक ढाणी में जो लास्ट व्यक्ति बैठा है उसकी बात दिल्ली तक पहुंचाएं, जयपुर तक पहुंचाएं और बेबाकी से पहुंचाएं। आपको एक जो चौथा स्तंभ होता है उसकी भूमिका आप ही हैं और हमारे क्षेत्र की जो चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, उनसे अच्छा उससे अच्छा उनको एक माध्यम नहीं मिल सकता। आपने हमको एक आवाज दी है, तो ये इस आवाज को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर। तो अभी आप जो बोल रहे थे कि सैनिक, देखिए सैनिक है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं और बोलते हैं कि सेना में जो जाते हैं ना वो एक नौकरी है। तो सेना की कोई नौकरी नहीं है वहां पे ना, मतलब ऐसे तो नौकरी अगर करनी हो तो आदमी कहीं चला जाएगा। तो सेना के में जाने के लिए और वहां पे जब हम रहते हैं तो एक अलग जोश चाहिए, एक अलग जज्बा चाहिए। उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम वहां पे गए और रेगुलर अपने काम कर रहे हैं और घर पे ऐसा होता है कि 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक अपने फौजी भाई घर पे बात भी नहीं कर पाते हैं। हम जब वो छुट्टी आते हैं तो हम देखते हैं कि बेचारे को बस में कोई उनके लिए उनको पता नहीं चल जाता कि फौजी है, तो कोई खड़ा हो गया उसको सीट भी नहीं देता है। तो हम सबको उनके प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। माँ भारती की सेवा कर रहे हैं वो, और हम सबकी जिम्मेवारी बढ़ती है कि हम भी अपना उनके प्रति जो अपना भाव है वो हमेशा रखें। देखिए, काफ़ी यंगस्टर है, काफ़ी यंग है इस टाइम, और एक इतनी उम्र में आपने शौर्य चक्र जैसी जो उपलब्धि है वो हासिल की है। तो ये तो स्पष्ट है कि बहादुरी और जज्बे के किस्से बहुत हुए। लेकिन जब स्टार्टअप आप कर रहा था, जब आर्मी में आप गए थे, उससे पहले आप किस तरह से प्रेरित हुए, क्या आपके प्रेरणा स्रोत रहे और कैसे आपका सफर ये रहा। प्रेरणा की बात करें तो देखिए, अपना जो क्षेत्र है यहाँ पे हर घर में फौजी होते हैं, हर घर में फौजी। अगर किसी के घर में फौजी नहीं है तो किसी की रिश्तेदारी में फौजी मिल जाएगा। तो प्रेरणा तो हमको बचपन से मिलती है। और दूसरी बात रही कि अपनी तरफ की जो लोग है ना, वो पूरी धरती के ऊपर, एक बार एक स्टडी हुई थी तो उसमें ये बताया गया था कि चूरू क्षेत्र के लोग पूरी धरती के ऊपर सबसे ज्यादा टफ होते हैं। उसका कारण ये है कि अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है और सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसलिए हमारे लोग जो बने हैं वो तो बने ही सेना के लिए हैं, हमारे लोग तो बने ही देश की सेवा के लिए हैं। तो उन्हीं अपने जो भाई बंधु रिश्तेदार सबको वो दौड़ लगाते हुए देखते थे, तो हमको भी लगता था कि यार एक दिन कभी कभी हमको भी मतलब इस लाइन में जाना चाहिए, देश की सेवा के लिए आगे आना चाहिए।
तो इसी जज्बे को लेके फौज में गए थे और 2008 में मैंने सीडीएस का एग्जाम दिया था, तो पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था और 2009 में ट्रेनिंग पूरी करके मैं 16 जाट बटालियन 16 जाट जिसको बोलते हैं उसमें भर्ती हुआ था। और कश्मीर घाटी के अलग अलग कुपवाड़ा, उड़ी सेक्टर, शोपियां, कुलगाम और इसके अलावा अफ्रीका में भी 1 साल जो शांति सेना अपनी जाती है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जिसको बोलते हैं, उसमें 1 साल रह के आया था जी। तो अगर मैं बात करूँ नज़र साहब कि जब भर्ती हुए थे उम्र क्या रही होगी? उम्र वही जो 23-24 साल। 23 जी। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि 23-24 साल जो उम्र है, आज का यंगस्टर अगर मैं देखता हूँ तो 23-24 साल की उम्र में लोग मोबाइलों से, खेल कूदने से या फिर मस्ती से बाहर नहीं निकलते। ये उम्र मानी जाती है। जिस उम्र के अंदर हम लोग मस्तियाँ करते हैं उस उम्र के अंदर ये देश की सेवा करने के लिए पहुँचे हुए। तो जहाँ जो लोग ये सवाल उठाते हैं ना कि एक फौजी तो नौकरी करने जा रहा है, तो शायद नौकरी करने नहीं जा रहा है क्योंकि एक क्या मेजर साहब क्या क्वालिफिकेशन रही होगी आपकी? मैं एमए कर रहा था उस टाइम पे और बीएड भी किया था। तो एमए और बीएड नौकरी, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, इतनी क्वालिफिकेशन लेके जो एक सैनिक को, एक सेना के जवान को 35-40 हज़ार रुपए की जो सैलरी मिलती है उससे कहीं ज़्यादा सैलरी तो ये लोग यही ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। तो ये जो बातें निकल के आती है, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि भाई जवान तो बस सैलरी लेने जाते हैं। तो नहीं, बहुत सारे लोग आईआईटी, आईएम सब छोड़ के जाते हैं, छोड़ के सेना के अंदर जा रहे हैं। तो वो जज्बा और वो जोश जो है ना देशभक्ति का, वो सैनिक के अंदर होता है। हम लोग कहते रहते हैं 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस पे, सिर्फ गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा फहरा देना देश सेवा नहीं होती, देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति का जज्बा सीखना तो सैनिकों से सीखिए। मैं चलता हूँ आगे कि जैसे आप जब भर्ती हुए थे उसके बाद में आपने माहौल देखा होगा, किस प्रकार का माहौल वहाँ रहता है आप लोगों के लिए कि यानी घर पे आना है, घर वालों से बात करनी है या फिर घर वालों से मिलना है, तो क्या कैसी सिचुएशन आपके सामने पैदा हो सकती है? तो देखिए हम जब ट्रेनिंग देते हैं ना, हमको फौज की ट्रेनिंग देते हैं, तो एक चीज़ है ना, जैसे हमको बचपन से सिखाते हैं ना, वैसे ही एक चीज़ जो डिसिप्लिन है, ये सब कुछ चीज़ें हैं, देशभक्ति की भावना, वो ट्रेनिंग के दौरान कूट कूट के बढ़ देते हैं जी। तो जब वो भावना अंदर आ जाती है, हम सारे लोग, सारे साथी साथ में ट्रेनिंग करते हैं, तो किसी भी अगर हम आगे ऑपरेशन के लिए जाते हैं या कोई एनकाउंटर होता है या कुछ भी होता है, तो उस टाइम किसी के दिमाग में कोई भी क्षमता नहीं होती, कुछ भी मतलब दूसरी सोच ही नहीं होती, देश से ऊपर कोई सोच होती ही नहीं है उनके पास। तो घर और परिवार तो बाद की बात, अगर समय मिल गया तो घर पे बात कर लेंगे, छुट्टी मिल गई तो घर चले जाएंगे। यानी देश सेवा सर्वोपरि रहती है। जी जी। अच्छा, अभी मैं इन दिनों में, यानी कि पहले की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन इन दिनों में मैं काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ कि पॉलिटिकल यूज करने के लिए आजकल आर्मी का जो नाम है बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। सैनिकों को एक मान लीजिए, आजकल राजनेताओं ने तो ना अपना एक कॉपीराइट सर्टिफिकेट दिया कि सेना के नाम पे हम वोट मांग ले या सेना के नाम पे सहानुभूति मिलो। कितना हद तक ठीक है इस तरह की राजनीति? नहीं, 100% गलत है। फौज का तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, और वो अगर अभी करते भी होंगे, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां भी हैं कि भाई फौज भी लिप्त है इस चीज में। फौज बिल्कुल भी लिप्त नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो वो अपने स्तर पे बोल रहा है, फौज अपना काम करती है। फौज का मैंडेट एकदम क्लियर है कि मेरे को क्या करना है, टेररिस्ट आए उनको मारना है या कहीं पे और काम कर रहे हैं, फ्लड कंट्रोल या फ्लड रिलीफ जो भी करना है, वो अपना काम करते हैं, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। चलो ये अच्छी बात है। अभी आप रिटायरमेंट हो गए? अभी मैं रिटायरमेंट ले लिया 2019 में। 2019 में आपने रिटायरमेंट ले लिया। अब आपने आगे क्या सोचा है? क्योंकि अभी तो आप जी तो अभी देखिए ऐसे है कि मुझे ना इस समाज ने बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है, अच्छे संस्कार दिए हैं, तभी तो हम आज इस स्थान पे बैठे हैं। तो अभी मैं मेरी भूमिका सक्रिय रूप से समाज को वापस कुछ देने के लिए, मैं मेरा योगदान जिस भी रूप में होगा वो मैं वापस देना चाहता हूँ। क्योंकि देखो हमारे क्षेत्र को मतलब जरूरत है, एक बदलाव की जरूरत है हमारे क्षेत्र को। हमारा क्षेत्र है ना, मतलब प्रगति बहुत ज्यादा लोग है ना, ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं भारत में ना जो मतलब प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं, सारा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप गेलान जान लगे तो थोड़ा सा धक्को मारने की जरूरत है। वो मतलब जरूरत है धक्को मारने की, तो आगे आना ही पड़ेगा। अगर आप यंग हाँ सारे देश में बदलाव की लहर चलन लग रही है, आप आगे ना होगा तो कौन आगे होगा, और आपने कभी भी किया पर क्यों ना आगे। सही बात है।
तो अगर मैं बात करूँ पॉलिटिक्स में अब आगे अपने बदलाव की जरूरत है। देखो कोई ना कोई युवा अगर आगे आता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो देश सेवा में तो क्या आपसे ये उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि आप आने वाले चुनावों के अंदर या तो सामने आए या फिर पॉलिटिक्स में आप आने वाले हैं? नहीं देखिए, अभी पॉलिटिक्स का तो मैं मतलब इतना जल्दी नहीं बोलूंगा अभी, मतलब लेकिन एक चीज मैं पॉलिटिक्स का नहीं बोलूंगा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है या कुछ करना है, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि मैं मेरी सक्रिय रूप में भूमिका निभाना चाहता हूँ इस क्षेत्र को आगे लेके आने में। और युवाओं में जो उत्साह, जिस हिसाब से मैं युवाओं से मिल रहा हूँ, अपने बाकी बड़े बुजुर्गों से मिल रहा हूँ, तो उनमें मुझे एक उनकी आईज में ना, मुझे उनकी आंखों में एक अलग चमक दिखाई दे रही है। और हर एक आदमी मेरे को बोल रहा है, हर एक युवा, छोटे बच्चे बोल रहे हैं, मतलब भाई साहब आप आगे आओ, और हम चाहते हैं कि आप आओ और मतलब किसी भी रूप में आप हमारा योगदान दें। अच्छा, मैं आप आए हैं, आने के बाद में इस क्षेत्र के अंदर साधनपुर विधानसभा क्षेत्र अपना लगता है, चूरू जिला लगता है, क्या कमियां, क्या समस्याएं आपके सामने आई है जिन्हें इस टाइम सोल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दें? देखिए, समस्याएं तो अभी तो हमारा क्षेत्र है ना, मूलभूत सुविधाएं नहीं है यहाँ पे, अभी तो मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई चल रही है हमारी। तो और बाकी समस्याएं तो मतलब अच्छा है, जो मतलब केंद्र सरकार की स्कीम्स चल रही है, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स चल रही है, लेकिन उन स्कीम्स को और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है। जब तक अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी, और हम थोड़ा सा हम सबको मिलके, युवाओं को मिलके एफर्ट मारना पड़ेगा और प्रयास करने पड़ेंगे। तो मतलब मैं अगर बात करूं कि मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो कितना पिछड़ा हुआ है, यानी आप तो देश के हर एक कोने में विकास की दृष्टि से अपने क्षेत्र को आप कितना पिछड़ा हुआ है? सिंस हम मतलब चूरू का तो आप पिछड़े हो तो कौन का, मैं पिछड़ो शब्द कदे इस्तेमाल करूं चूरू का है। अच्छा, क्योंकि अपन तो चाहूंगा कि अपन चूरू हर एक आदमी जो भी अपन अंदर की बात तो अपन में अपन चाहूंगा कि कहीं ना कहीं विकास की कुछ कमियां तो देखो होती है, लेकिन स्कोप बहुत ज्यादा है। कमियां हम अगर ना कहेंगे तो स्कोप बहुत ज्यादा है, कि यहाँ पे डेवलपमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। तो मेजर साहब, लास्ट में यही रहेगा कि हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, और क्या संदेश हमारे दर्शकों के लिए आप देना चाहिए? अच्छा, मैं जो सबनों बड़ो संदेश एक देना चाहूँ, अगर जितना भी टाबर देखने में आ रहे हैं तो आप सारे दिन फोन में बैठे रील देख के जावा, सारे दिन फालतू की चीज देखे जावा, शेयर करे जावा, तो अपने दिमाग में ना उल्टी सीधी रील चढ़ी रहे, जात पात की लड़ाई करे जावा और किमी करे जावा। आज के दिन अपने खातर अगर सबनों बड़ी कोई चीज है तो वो है यो देश, माँ भारती, एवं बड़ी कोई चीज है को नहीं। तो अगर आप उन रीला के चक्कर में फंसा रहा है तो देश के बारे में कौन सोचेगा? और अगर आपा तो अपना जो गुड़िया उन्हें आप कह देंगे भाई उन्हें यो कौन करो, तो इब अपने कर मौको है ना करने आपा, अगर आपा नहीं कराना तो तड़के फिर अपना जो टापर होगा फिर आपा उन्हें के जवाब देना। तो अपना सबको यो वो एक अपन जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, अपनी सबकी भूमिका है चीज में, और सब अगर सब थोड़ा अपना पार्ट निभाएंगे, थोड़ा समाज में अपनी भूमिका निभाएंगे, कम से कम गलत काम भी नहीं करेंगे, तो भी हम सब मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा। जी, मेरे साहब बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को समय दिया, और शुभकामनाएं हमारी रहेगी कि जो काम आप कर रहे हैं, लगातार देश हित के लिए काम करते आ रहे हैं, क्षेत्र हित के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ रहेगी। आप इसी धन्यवाद, और एनआर न्यूज़ को बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत आगे जाएं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मेजर पवन कुमार जी, शौर्य चक्र विजेता, जिनसे आज हमने जानी है हकीकत सेना की। तो दर्शक जो देख रहे हैं, देशवासी हैं, उनसे मेरी अपील ये रहेगी कि सेना के लिए ये जो दिमाग में लगा रखा है, हिट की सैलरी लेके काम करते हैं, तो सैलरी भाई इतनी नहीं है कि जान दे दें। तो देश की तरफ ध्यान दीजिए, और मेजर साहब का मैसेज जो आपको मिला है उस पर जरूर गौर कीजिए। हम फिर एक नई हस्ती के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। क्षेत्र की जो कवरेज है, लगातार खबरें हैं, धरातल स्तर से जो समस्या है, उनको मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। आपके पास भी अगर कोई मुद्दा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, हमें मैसेंजर पे मैसेज कीजिए, या फिर हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए। हम आपकी समस्या को उठाएंगे उचित जगह पे, उचित व्यक्ति के सामने। तब तक के लिए बने रहिए एनआर न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।